हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक प्री ओन्ड कार, प्री वर्शिप्ड कार या सेकेंड हैंड कार कैसे परचेज़ करें, इसके ऊपर रहेगा। ये टॉपिक चूज़ करने का रीज़न ये है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ने बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि मुझे लगा कि ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा थोड़ा बहुत अनुभव, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना ये जो अनुभव है ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि आप भी अगर प्री ओन्ड कार या सेकेंड हैंड कार ख़रीदने की सोच रहे हैं या मार्केट में देख रहे हैं तो मेरे इस अनुभव से आपको कुछ फ़ायदा मिल सके और आप एक अच्छी कार या एक अच्छी डील ले सकें। मेरी जो पहली कार थी 2009 में मैंने परचेज़ की थी ऑल्टो, वो भी मैंने मारुति के प्री ओन्ड कार सेल से परचेज़ की थी। सो इट वॉज अ यूज्ड कार, बट तब मैं एकदम नया था और मेरे घर में उस समय कोई कार हुआ भी नहीं करती थी, मुझे कार चलाने आती भी नहीं थी इनफैक्ट, तब मैंने वो परचेज़ किया था। इसीलिए मैंने मारुति का प्री ओन्ड से चूज़ किया था ताकि मुझे कोई धोखा ना हो जाए, कोई गलत कार मेरे हाथ ना लग जाए। फिर उस कार को रखने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया प्री ओन्ड कार के ऊपर। देन मैंने मेरी ये दूसरी कार होंडा सिटी परचेज़ की 2014 में, जो कि उस समय कुछ 4.5 साल या पौने 5 साल पुरानी कार थी। 5 साल पूरे नहीं हुए थे, जस्ट पूरे हो रहे थे, तब मैंने इसको परचेज़ किया था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ कार के मामले में। सो अगर आप किसी को साथ में लेके जाना चाहें अपने साथ परचेज़ के लिए या फिर किसी मैकेनिक को साथ रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। बाकी मेरे कुछ टिप्स हैं इसके ऊपर जो कि आपको ज़रूर इसमें हेल्प करेगा ताकि आप एक अच्छी डील क्रैक कर सकें। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कोई भी कार ख़राब नहीं होती है, इट्स द प्राइस इन विच यू गेट इट। अगर आपको डील अच्छी मिल रही है, कम पैसों में मिल रही है और थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हैं भी, बट आपको पता है कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपको उनके खर्चे पता हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उन खर्चों के बाद मुझे वो कार कितने की पड़ेगी और आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उन खर्चों के बिना उस तरह की कार कितने में पड़ रही है। मान लीजिए एक नॉर्मल कार आपको 3.5 लाख में मिल रही है, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ शॉकअप वगैरह का प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो कोई 1,80,000 में बेच रहा है, तो भी 50-60 हज़ार लगाने के बाद भी वो उस करंट शेप की, करंट अच्छे कंडीशन की कार से सस्ती पड़ रही है, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपसे वो सारे पॉइंट डिस्कस करता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपको एक अच्छी डील दिलाने में। सबसे पहली चीज़, बजट। आप जब भी सेकेंड हैंड कार परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आप एक बजट दिमाग में लेके ज़रूर चलें। यही चीज़ लोग नई कार खरीदते हुए भी करते हैं, यही चीज़ हमें सेकेंड हैंड कार खरीदते समय भी करनी है। सो मैंने जब खुद के लिए होंडा सिटी परचेज़ करने की सोची थी तब मेरा बजट 5 लाख का था। जब मैंने ऑल्टो खरीदने की सोची थी तब मेरा बजट 2 लाख रुपए का था। यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानना होगा कि सेकेंड हैंड कार आप अगर बिना लोन के लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। लोन सेकेंड हैंड कार का काफ़ी महंगा होता है रेट्स। सो आप सेकेंड हैंड कार लोन पे लेने की मत सोचें। अगर लोन लेना भी पड़ रहा है तो एक बार पर्सनल लोन और कार लोन, सेकेंड हैंड कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर कर लें और अगर हो सके तो कम से कम पर्सनल लोन लें। मान लीजिए 5 लाख की कार थी तो मैंने 3 लाख रुपए खुद के थे और 2 लाख रुपए पर्सनल लोन लिया, तो भी इस तरह का मैथमेटिक्स यूज़ करके आप एक अच्छी डील पा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये डील महंगी पड़ेगी सेकेंड हैंड कार, फिर आप ना जा करके एक नई कार ही ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप कौन सी कार लेने वाले हैं, उसका ब्रांड, वेरिएंट, माइलेज, मॉडल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब मैं पहली बार कार ले रहा था ऑल्टो तब भी मुझे पता था कि मुझे ऑल्टो ही लेनी है, और जब मैं सेकंड टाइम परचेज़ कर रहा था सेकंड हैंड में तब भी मुझे पता था कि मुझे होंडा सिटी ही लेनी है। सो मेरा थर्ड पॉइंट है कि आपके पास कम से कम 4 से 5 कारें होनी चाहिए चेक करने के लिए, और आपके जो 4-5 कारें आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपकी ब्रांड, वेरिएंट, मॉडल, किलोमीटर और बाकी सारी चीज़ों को जो ख्याल में रखते हुए वो उनको क्वालिफाई करनी चाहिए वो। चौथा पॉइंट, आपने कार चूज़ कर लिया, ये वेरिएंट चूज़ कर लिया, बट आपको पता तो चले कि आपकी जो गाड़ी के जो आपने मॉडल चूज़ किया वो क्या प्राइस रेंज में जाएगा। नो, वी आर नॉट द एक्सपर्ट कि हमें सारी चीज़ें पता हो मार्केट में। सो जब भी आप कोई कार चूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा OLX वगैरह पे या सेकेंड हैंड गाड़ियों की जो वेबसाइट रहती हैं वहाँ पे जाके आप चेक करना चालू करें, तो उस ईयर की, उस वेरिएंट की क्या प्राइसेस चल रही हैं, तो आपको 8-10 गाड़ियाँ देखने के बाद एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप एक बड़ी सिटी में नहीं रहते हैं तो आसपास की, जैसे मैं मुंबई टारगेट करता हूँ,
आप दिल्ली के पास है तो दिल्ली टारगेट कर सकते हैं, अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आप लखनऊ टारगेट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वो सिटी चूज़ करके उस वेरिएंट की उस गाड़ी का प्राइस चेक कर सकते हैं सेकेंड मार्केट में क्या चल रहा है। पाँचवा पॉइंट, गाड़ी सेलेक्ट हो गई, आपने 4-5 गाड़ियाँ सेलेक्ट कर ली, हो सकता है वो किसी इंडिविजुअल की हो सकता है कि वो किसी एजेंट के पास हो। सबसे पहली चीज़ जो आप डिमांड करेंगे फ़ोन के ऊपर वो करेंगे आरसी कॉपी की, कि आपको आरसी कॉपी दी जाए, क्योंकि आरसी कॉपी से आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। जैसे मुझे सेकेंड हैंड कार नहीं चाहिए थी, सो ये कई बार एजेंट्स सिर्फ आपको बुला लेते हैं कि भाई मेरी कार अगर देखेंगे तो शायद बिक जाएगी, वो नहीं बताते हैं या नहीं बताना पसंद करते हैं। तो जैसे ही मैंने आरसी कॉपी मंगाई तो आरसी कॉपी पे मेंशन होता है सेकंड ओनर या फर्स्ट ओनर। आप ये साइड में आप देख सकते हैं, मैंने अपनी आरसी कार की दिखाई हुई है, इसके अंदर मेंशनड है मैं इसका सेकंड ओनर हूँ इस कार का। सेम वे में वहाँ पे नंबर ऑफ ओनर्स मेंशन रहता है। इसी आरसी में आपको इंजन और चासी नंबर मिल जाता है। ये इंजन और चासी नंबर आप होंडा, जैसे मैंने होंडा की कार ली थी तो होंडा के सर्विस स्टेशन पे गया, वहाँ पे जाके दिखाया तो मुझे कार की हिस्ट्री मालूम पड़ी कि कार लास्ट टाइम कब सर्विस हुई थी। अब इसमें होता क्या है कि कई एजेंट्स थे जिनके पास वो जो गाड़ियाँ थी वो बोल रहे थे कि हमारी गाड़ी 45,000 किलोमीटर चली हुई है, बट जब मैंने सर्विस हिस्ट्री चेक की तो उनकी लास्ट सर्विस ही जो है 2 साल पहले या 1 साल पहले कुछ 70-75 हज़ार पे हुई थी। तो जहाँ पर भी मीटर टेम्पर्ड हो रहा है वैसी गाड़ियों को मैंने हाथ नहीं लगाया, मैं उनको चेक करने गया ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ मालूम पड़ गई, जो उसका एजेंट है वो कम किलोमीटर बता रहा है बट उसकी लास्ट सर्विस हिस्ट्री मुझे ज़्यादा किलोमीटर बता रही है। तो ऐसे चेक करते हैं कि किलोमीटर टेम्पर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। 6th पॉइंट, कार इंस्पेक्शन। अब हमने गाड़ियाँ चूज़ कर ली हैं और हमने आरसी से भी उसके बारे में जानकारी निकाल ली है, तो अब हमें फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। फिजिकल इंस्पेक्शन पे जाते समय आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। पहली चीज़, आपको इंस्पेक्शन डे टाइम में ही करना है। 9 AM से 5 PM तक का टाइम सनलाइट में, ना कि किसी अंडरग्राउंड पार्किंग या पार्किंग एरिया में, शेडेड पार्किंग में या पेड़ के नीचे खड़ी गाड़ी, इसको अवॉइड करते हुए सनलाइट में गाड़ी लेकर आए ताकि आप कलर का वेरिएशन वगैरह देख सकें, ताकि आपको मालूम पड़ सके कौन से पैनल्स रीपेंटेड दिख रहे हैं। ये आपको क्लियर विजिबिलिटी सनलाइट में ही मिल सकती है, तो इसलिए डे टाइम में करें। दूसरा, आप अपने साथ किसी मैकेनिक को रख सकते हैं जो कि जानकार मैकेनिक होना चाहिए, जो कि आपको उस तरह की गाड़ियों को सर्विस देता हो या करता हो, ताकि आपको वो बता सके कि गाड़ी में क्या क्या खामियां हैं। 7वां पॉइंट, इस इंस्पेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं। इस इंस्पेक्शन को भी मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आप बारी बारी गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं। सबसे पहला, एक्सटीरियर। आपको गाड़ी के पेंट्स को चेक करना है कि गाड़ी प्रॉपर है कि नहीं है, कि कितने स्क्रैचेस या कहीं से एक्सीडेंटल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बाहरी रूप से चेक करनी है। कार को सनलाइट में खड़ा करने के बाद उसको चारों तरफ से वॉक अराउंड लीजिए। गाड़ी को टच करके भी आप पेंट को फील कर सकते हैं और कोशिश करिए जानने की कि कौन सा पैनल रीपेंट हुआ है और वो पैनल छूने से थोड़ा रफ़ लग रहा है। यहाँ स्टेप्स पे देखिए, मैंने यहाँ पे पेंट कराया था तो यहाँ पे अलग से शो कर रहा है। ये प्लेट लगी है जिसमें इंजन और चासी नंबर दिया होता है क्रॉस चेक करने के लिए आरसी के साथ। साथ ही साथ हमें जब ये गाड़ी चेक कर रहे हैं तो गाड़ी के कांच भी चेक करने चाहिए, ओरिजिनल है कि नहीं। ओरिजिनल की निशानी हर कांच पे होंडा का एक छोटा सा लोगो दिया रहता है, पीछे में देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे मालूम पड़ेगा कि ग्लासेस कभी चेंज हुए थे कि नहीं। अब टायरों देख लेते हैं। चारों टायर एक ही कंपनी के होने चाहिए और साइज़ भी बराबर एक ही होना चाहिए। एक टायर की कीमत करीब 3500 से 4,000 रुपये पड़ती है MRF या ब्रिजस्टोन के लेने पर। ये चारों टायर अभी देखने में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके किनारे में क्रैक्स आने लगे हैं, मतलब ये टायर ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे हैं। अब ये 3 से 4,000 किलोमीटर और चल सकेंगे, फिर इन्हें चेंज करना होगा। दूसरा, आपको गाड़ी का इंटीरियर चेक करना है कि गाड़ी के इंटीरियर से आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि गाड़ी किस तरह से मेंटेन की गई है। अब हम कार के इंटीरियर में आ चुके हैं। इंटीरियर कार का चेक करना, क्या क्या चेक करेंगे हम। आप यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल वियर एंड टियर है, गंदगी। फिट एंड फिनिश आप देखिए, सारे बटन्स आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सारे बटन्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं प्रॉपर ढंग से। अब मैं अपने कार में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ जो समय के साथ इसमें पैदा हुई है।
जो कि आपको भी इस तरह से चेक करना होगा, क्योंकि आपको सामने वाला ओनर खुद नहीं बताने वाला इसी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैंने गाड़ी अभी ऑन नहीं किया है, सिर्फ इसको स्टार्ट पे रखा है, गाड़ी ऑन नहीं है इस समय, ठीक है। अब यहाँ का जो स्विचेस हैं, ये 4 स्विचेस, ये सारे अच्छे काम करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का स्विच है, ये कांच को नीचे तो कर लेता है, बट ये ऊपर नहीं कर पाता। अब ये ख़राब हो चुका है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए ये पूरा अंदर का जो सिस्टम है पूरा चेंज होता है, जिसकी कॉस्ट करीब 5,500 रुपये है। बाकी मेरे सारे स्विचेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं। एक ये ऑटो, पीछे के भी दोनों नीचे करते हैं। सेम वे में इधर का भी, बट ये नहीं काम करता। इसको ऊपर करने के लिए मुझे अभी यहाँ से यूज़ करना पड़ता है। सो बताने का रीज़न ये था कि आप इसको चेक करें प्रॉपरली। फिर ये साइड मिरर्स हो गए, इनके स्विचेस आप चेक कीजिए। जितने ही बटन यहाँ लगे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको हिलाने से क्या सामने से वो चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। मुझे सिस्टम में यहाँ पे जो बटन्स लगे हैं उनको चेक कीजिए। यहाँ के मुझे सिस्टम चला के चेक कीजिए। रेडियो हो गया, FM हो गया, आपको USB हो गया, USB इसकी यहाँ होती है, तो ये चेक कीजिए USB प्रॉपर है कि नहीं है। कार के ये लॉक्स हो गए, यहाँ पर ये लॉक हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। सीट बेल्ट्स के सारे लॉक्स चेक कीजिए, प्रॉपर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। टाइम के साथ सीट बेल्ट थोड़े टाइट हो जाते हैं, जैसे मैंने ये खींचा और ये छोड़ा, तो ये काफ़ी स्लो मूवमेंट रहती है इनकी वापस जाते समय, बट ये टाइम के साथ क्योंकि ये जाम हो रहा है, ठीक है। बट ये ख़राब नहीं हुए। बट हाँ, अब मैं इनको भी दिखा करके अगर ओनर से कुछ प्राइजेस कम करा पाता हूँ तो इट्स गुड। पीछे डिक्की खोलने के लिए यहाँ पे जो बटन है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर, इससे डिक्की खुलती कि नहीं खुलती है। यहाँ पर जो ये बार्स दिए हुए हैं सीट को ऊपर नीचे करने के लिए आगे पीछे, ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है। चलिए अब मैं डिक्की खोलता हूँ, डिक्की में देखते हैं क्या है। डिक्की खोलने के बाद आपको ये चेक करना है कि डिक्की कैसी दिख रही है, क्लीन है, गंदी है, उसमें किस तरह का सामान रखा गया है, कुछ कटा फटा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के मालूम पड़ेगा कि गाड़ी का यूजेस किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। यहीं से आप इसको दबा के देख सकते हैं। सस्पेंशन के बारे में भी, सस्पेंशन कैसा काम कर रहा है इसका। मेन चीज़ देखने वाली यहाँ पर, इस जगह से आपको मालूम पड़ता है कि गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर यहाँ पर पेंट वापस से किया गया है तो वो किस तरह का रहने वाला है। ये रबड़ समय के साथ ख़राब होता रहता है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। बम्पर की कंडीशन, बम्पर वैसे हमेशा टूटे ही रहते हैं ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। टेल लाइट चेक कीजिए, इसमें कोई पानी वगैरह तो नहीं भरा हुआ कहीं। तीसरा, आपको गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करने हैं। गाड़ी के स्पीडोमीटर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई लाइट वगैरह तो नहीं जल रही है, चेक इंजन की लाइट या किसी तरह का ABS सिस्टम या एयर बैग की लाइट। तो इससे मालूम पड़ेगा कि गाड़ी प्रॉपर ढंग से मेंटेन है कि नहीं है। अगर इस तरह कोई लाइट जल रही तो प्लीज़ उसको या तो चेक करा लें या उस तरह की गाड़ियों से दूर ही रहें, क्योंकि हो सकता है कि कोई मेजर खर्चा हो और पिछले ओनर ने उसको अवॉइड किया हो, ना कराया हो। चौथा, इंजन की कंडीशन, और ये चेक करने के लिए आपको इंजन को स्टार्ट करके देखना होगा कैसा है। जिन गाड़ियों में CNG लगी होती है उसके इंजन बे को वॉश नहीं करना चाहिए। इंजन बे को चेक करते समय हमें इंजन ऑयल को भी ज़रूर चेक करना चाहिए। मेरी गाड़ी इस समय करीब 5,000 किलोमीटर चली है सर्विस के बाद, और आप ऑयल देख सकते हैं, ऑयल की कंडीशन। इसके अलावा आपको चेक करना चाहिए बैटरी, एयर फिल्टर्स, यहाँ पे ऑयल लेवल इनका भी, ब्रेक ऑयल एंड बाकी ट्रांसमिशन ऑयल वगैरह।
एसी यूज़ होने के बाद यहाँ पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये ठंडा रहता है, तो इससे यार एसी तो अंदर से भी चेक हो सकता है, बट यहाँ से भी आप एक बार हाथ लगा के देख सकते हैं। और 5वां पॉइंट, शॉकअप वगैरह का चेकअप करना। ये सारी चीज़ें आपको गाड़ी को चला करके चेक करना पड़ेगा। मिनिमम जो रन मैं समझता हूँ करना चाहिए आपको गाड़ी लेने से पहले, वो 5 से 10 किलोमीटर कम से कम इतना किलोमीटर तो आपको रन करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कार कंडीशन। और सिर्फ अच्छी रोड पर नहीं, ख़राब रोड पर, स्पीड ब्रेकर पे, सब पे आपको चला के देखना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़ सके गाड़ी से किस किस तरह की आवाज़ें इस समय आ रही हैं। गाड़ी को इंस्पेक्शन की ड्राइव के समय म्यूजिक सिस्टम बंद रखें। म्यूजिक सिस्टम वगैरह आप बाद में चेक कर सकते हैं। गाड़ी ड्राइव करते समय कांच भी बंद कर सकते हैं आप एसी ऑन करके कंफर्ट के साथ आप सुनने की कोशिश करें कि गाड़ी से किस किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। और 8th पॉइंट, निगोशिएशन एंड परचेज। अब जो कमियां हमने अब तक गाड़ी में ढूंढी है, उससे हम उस गाड़ी की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, ओनर से निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स की वजह से इस गाड़ी की कॉस्ट आपको थोड़ी कम करनी चाहिए। मेजर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये कमियां ढूंढने का, वो यही था कि ताकि हम गाड़ी की कॉस्ट कम कर सकें, ताकि हमें एक अच्छी डील मिल सके। एक चीज़ आप याद रखिएगा, परचेज करते समय आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप आराम से आपका टाइम लेकर के सोच सकते हैं। जब तक कि आपको फुल तसल्ली ना हो तब तक कि आप टोकन अमाउंट ना दें। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा करके आप आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द पा सकते हैं। सो इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।